बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे, मुस्कुराते रहें। मुस्कुराने से ना सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी आती है बल्कि आप अच्छा महसूस करने के साथ साथ इर्द गिर्द वाले लोगों को अच्छी वाइब्स दे रहे होते हैं। तो कोशिश ये कीजिए दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे, ख़बरों से आगाज़ करेंगे और इंशाल्लाह 11 बजे वाले सेगमेंट में आपकी बर्थडे भी विश करेंगे और हमारे मेहमान भी हमें इंशाल्लाह 11 बजे ज्वाइन करेंगे। ये हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान यूनुस और दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। इंतहाई अफसोस के साथ ये खबर शेयर करनी पड़ रही है। मैं तो खबर पढ़ के पहले हैरान भी हुई, परेशान भी हुई और ये दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला इन हस्पतालों में किसी को कभी ना भेजे। मतलब छोटे छोटे बच्चों को अगर आप लेके जा रहे हैं इमरजेंसी में मैंने खुद देखा है कि एक एक बेड पे दो दो तीन तीन बच्चे भी हैं। लेकिन ये तो सरासर इंतज़ामिया की गफलत कह लें, किसकी गफलत है। खबर की डिटेल्स आपके साथ हम शेयर कर देते हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक बच्चा लेकर आते हैं जी माँ बाप अपना इलाज की गर्ज से और फिर डॉक्टर कुछ ही देर बाद बताते हैं कि आपके बच्चे की डेथ हो गई है। अब जब डेड बॉडी उनको थमा देते हैं, वालिदैन घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो लड़के की जगह एक बच्ची की डेड बॉडी। दुर्रे नायाब आपकी तरफ आऊँगी। मेरा ख्याल है कि इस पर भी वाईडीए को एहतजाज पे आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर उनसे मेरिट पे बात की जाए तो तब तो वो बहुत एतराज़ात करते हैं। ठीक है, हुकूमत को घुटनों पे लगाने के बहुत माहिर बन रहे हैं, तो इस चीज़ पे भी आए ना कि ये भी जिम्मेदारी क्या फिर वज़ीर आला पे या पंजाब हुकूमत पे आयद होगी। जिम्मेदारी आयद होती है मैनेजमेंट पे, हॉस्पिटल की मैनेजमेंट में। अगर आप रिवैम्पिंग के दौरान नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करते हुए वायरिंग से आग लगने के बाइस किसी प्रिंसिपल हॉस्पिटल के या किसी आप एमएस हॉस्पिटल को हथकड़ियाँ लगवा सकते हैं, तो वज़ीर आला साहिबा ये भी तो तवज्जो तलब है ना काम। आपका लाहौर और बाकी ज़िला में मेरिट का इंसाफ का कत्लेआम क्यों चल रहा है? आपने साहिवाल में तो हथकड़ियाँ लगा दी। दूर दराज से लोग अपने बच्चों को चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेकर आते हैं। आप लाहौर के एमडी से भी पूछे ना बुला के, एमडी चिल्ड्रन हॉस्पिटल से पूछे बुला के कि ये क्या तमाशा हुआ है। आप सीसीटीवी निकलवाएं, उसमें फिक्स करें। मैं कल अजमत की खबर देख रहा था, वो बीपर भी दे रहा था, उस पर लाइव बता रहा था कि जी एमडी ने इंक्वायरी कमेटी बिठा दी। क्या इंक्वायरी कमेटी से बिठा के वो बच्चा तो एक तो जिंदगी से चला गया और बच्चे की लाश तक नहीं उसको दी जा रही, उसके लवाहिकीन को। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कमेटियां तो सारी खाना पूरी होती हैं। और मुझे ये बताएं कि करोड़ों रुपए बैठ के आप यहाँ पे तनख्वाहें बना रहे हैं, अपने प्राइवेट क्लिनिक्स चला रहे हैं। आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल गई हैं? बिल्कुल, मैं आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाके देखें, आप परेशान हो जाएंगी। ओपीडी के नाम पे वहाँ जो धमड़ चौकी मचाई हुई है ना आजकल, वहाँ पे जिस तरह से मुझे इत्तफाक से कल परसों जाना पड़ा, तो मैंने जो हालात देखे ना, मैं परेशान हो गया। और काश साबिक निगरान वज़ीर आला वो हालात आ जाके देख लेते तो वो सर पकड़ के बैठ जाते। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले इब्तदाई दिनों में मोहसिन साहब भी ये कहा करते थे कि अल्लाह किसी दुश्मन को भी इन हस्पतालों में ना लेके जाए। आज काश वो शॉर्ट सुनाती, आप इस खबर से पहले आज काश वो शॉर्ट सुनाती। हस्पताल ना लेके जाए, सरकारी हस्पतालों में वास्ता ना पड़े, मैं कभी किसी रिश्तेदार को नहीं भेजना चाहता, ये अल्फाज हुआ करते थे। उसके बाद आज सर्विसेज की खबर देख रही थी, वहां बुरे हालात। उसके बाद उन्होंने बेतहाशा फंड्स लगाए, नेक नीति ईमानदारी के साथ पैसे लगाए, ब्यूरोक्रेसी ने वो भी उठा के बेड़ा गर्क कर दिया। कल आमिर भाई बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि सुबह मरियम नहीं चला रही, मरियम साहिबा नहीं चला रही, उनके साथ बैठा गाड़ी में शख्स चला रहा है। मैंने सोशल मीडिया पे उनका एक कमेंट सुना, मैंने कहा यार वाह, बड़ी बात उन्होंने कर दी है। एक लाइन में उन्होंने हुकूमत की गोल्डनेस की पूरी एक लाइन चला दी है। ऐसे आपकी इस वक्त हॉस्पिटलों में जो हालात हैं वो देखने के काबिल हैं। और ये जो कल वालिद के साथ हुआ है ना, खुदा ये किसी को वक्त ना दिखाए। और ये करने वाले ये जो लोग हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, थोड़ा सा एहसास करना चाहिए, जो अस्पतालों में मैनेजमेंट की सीटों में बैठे हैं। मैं फिर रिलेट करूंगा, इमरान की तरफ आऊँगा कि यह साहिवाल में सौतेले डॉक्टर्स हैं और यहाँ पे आपके बहुत हकीकी डॉक्टर्स हैं। मरियम साहिबा को चाहिए कि जाएं वहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जाके खुद बैठ के इंक्वायरी करें, वहाँ पे सस्पेंड करें एमडी को, वहाँ पे पूछें एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ये वाकयात हो रहे हैं। इमरान, देखिए हैरानगी की बात है, हैरानगी की क्या, मैं कहता हूँ कि तकलीफ दे बात है। बिल्कुल जिस तरह दुर्रे नायाब ने कहा कि उस बाप की पहले कंडीशन क्या होगी जिसको ये बताया गया कि तुम्हारे बेटे की मौत हो गई है, उसके बाद जब वो डेड बॉडी उठा के घर लेके जाते हैं, किस दिल के साथ गए होंगे। घर जाके पता चल रहा है कि यार क्या मजाक है। अब आप ये देखिएगा इसमें मसाइल क्या क्या निकलेंगे, पता नहीं कि उसके बच्चे की डेथ हुई है या नहीं। ठीक है, अब अगर डेथ हो गई है और एक बच्ची की लाश जो है वो इनको दी गई है, जो कि ये घर ले गए, उसमें कई घंटे लगते हैं ना। फिर उनके असल बच्चे की जो मैयत थी उसके साथ क्या, उसकी लाश के साथ क्या किया होगा, शायद वो जिंदा भी हो या वो किसी और को चला गया हो। तो ये सारे ऐसी मिसमैनेजमेंट जो है, मैं सॉरी फिर वही बात करूंगा कि लोग यही कहते हैं कि जी आप ऑब्वियसली उस दौर को याद करते हैं जो कि बड़ा अच्छा था, तो हम फिर उसी दौर को याद करेंगे कि
निगरान सेटअप में हमें ये उम्मीद हमेशा, मैं खुद चूँकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, अपने 18-19 साल कैरियर में मैं हमेशा कहता था कि हमारे मुल्क में तालीम और सेहत, किसी भी मुल्क ने तरक्की करनी है ना, तो ये दो ऐसे शोबे हैं, अगर वो इसमें कामयाब हो गया तो वो कौम और वो मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है, अगर वो तालीम और सेहत के शोबे में तरक्की कर लें। निगरान सेटअप में हमें किसी हद तक जो है वो सेहत का शोबा जो है वो नजर आया कि बेहतरी की तरफ जा रहा है। जो बेहतरी हुई थी उसका बेड़ा गर्क हो और जब गया। नई गवर्नमेंट आई तो हम जो है इसी प्रोग्राम में बैठ के ये कह रहे थे कि अगर आप जो है सिर्फ जो एक प्रोसेस चल पड़ा है, जो हॉस्पिटल्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ, या जो सेहत के शोबे की नई राहें जो इस्तवार कर दी गई हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेकर आगे चले ना नई चीज़ें मुतारिफ करवाएं, सिर्फ उसी डगर को, उसी रेस को, उसी स्पीड को आप लेकर चले ना, तो आप यकीन जाने आप खुद भी कामयाब हो जाएंगे, अवाम को भी सहूलत मिलेगी और सेहत का शोबा भी कामयाब हो जाएगा। तो इन्होंने किया क्या, अब रोज़ ऐसी कई नई चीज़ें जो हैं वो हमें आ रही होती हैं, कई दवाइयाँ जो हैं वो जाली बन रही हैं, ठीक है, कहीं आपके जो डॉक्टर्स हैं वाली दवाइयाँ जाली हैं, और ये अब ये सूरत हाल देखें ना, जब भी हॉस्पिटल से कोई लाश निकलती है वो सबको पता है कि किसी की मैयत अगर किसी की डेड बॉडी अगर लेकर जानी होती है, बिल्कुल अल्लाह भला करे, उसका कोई मेडिकल जिसमें बताया जाता है कि क्या क्या इशू था, क्यों डेथ हुई है, सब कुछ करके अल्लाह माफ करे आप, सॉरी दुरे आप, अल्लाह माफ करे, अगर आपने किसी स्टोर से भी कोई चीज बाहर लेकर आनी है ना तो वहां भी आपको अपनी स्लिप चेक करवानी पड़ती है। ये तो फिर हॉस्पिटल है, और ये तो फिर अल्लाह माफ करे मैयत थी। लेकिन आपके एमओस कहाँ पे सो रहे थे, आपके एचओस कहाँ पे सो रहे थे, आपके बाकी डिपार्टमेंट के लोग हॉस्पिटल में कहाँ सो रहे थे, एमडी साहब कहाँ सो रहे थे, इतने बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी गफलत है। इतने बड़े बड़े नाम है। अगर मैं गवर्नमेंट पे इमरान ये जरूर कहूंगा कि वज़ीर आला साहिबा माजरत के साथ, अगर आप सूखी सड़कों पे पानी तलाश कर सकती हैं तो यहाँ तो एक जान चली गई है। आपको घर कितना दूर है मुझे बताएं, मॉडल टाउन पीएमएलएन के सेक्रेटेरिएट से कितना दूर है? 5 मिनट का रास्ता, और 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट है सड़क पार के लिए तो सारी ट्रैफिक रोक दी पुलिस ने जाती मुकदमा दर्ज कर लिया, पुलिस ने इंक्वायरी करनी है। अब होना क्या, जब पुलिस वहाँ इंक्वायरी के लिए जाएगी ना, और अगर कोई डॉक्टर, यंग डॉक्टर्स में मुलव्विस पाए गए ना, तो फिर पुलिस को मार पड़ेगी, और अगर पुलिस ने डॉक्टरों को मारा तो फिर ये एहतजाज पे आ जाएंगे। मुझे सिर्फ ये बता दें, हमें ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि एयर एम्बुलेंस आ रही है, हमें ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि आपकी अद्वियात घर में पहुंचेंगी, हमें ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि सेहत के लिए तमाम मामलात फ्री हो जाएंगे, हमें ख्वाब दिखाए जा रहे हैं सहाफ़ियों को भी जो है वो बड़ा अच्छा किस्म का पैकेज सेहत के हवाले से दिया जाएगा। हम खाक उम्मीद रखें। जैसी कारकर्दगी चल रही है ना इस गवर्नमेंट की, माजरत के साथ जैसी कारकर्दगी चल रही है, कल ही मैं अपने करीबी दोस्त को ये बात बता रहा था, एयर एम्बुलेंस के हवाले से आपने बात की है ना, तो मैंने उसको यही मिसाल दी, मैंने कहा वो एक शख्स जो है वो ओकाड़ा से वो बड़ाई त्यारा बड़ी सी बस के छत पे बैठकर लाहौर आया, और दोस्तों ने पूछा तुम कैसे आएगा, था मैं बाय एयर आया। तो यही एयर एम्बुलेंस वाला हिसाब है। मैं ना कल भी किसी को ये बता रहा था कि लाहौर में इस वक्त हॉस्पिटल्स पंजाब के बाकी शहरों को छोड़ दें, 1 वे टिकट बनते जा रहे हैं। आपका पेशेंट आता है लेकिन वो वापस नहीं आता, ठीक है, माजरत के साथ एक बड़ी रेशो है, पर इन्फेक्शन एक बड़ी रेशो है कि वो जाता जरूर है लेकिन वो माजरत के साथ जो मर जाता है ना वहाँ पे वो जिंदा वापस नहीं आता। हॉस्पिटल्स के ऑपरेशन थिएटर हैं कि आप खुदा खौफी करें, आप गवर्नेंस पे बात करें, आप इनके हालात देखें माजरत के साथ। मुझे हैरानी हो रही है कि एक सड़क पार करके आपने हॉस्पिटल जाना है, मुस्लिम नून का सेक्रेटेरिएट सामने है मॉडल टाउन में, उसके ऑपोजिट चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, क्यों दाद रसी के लिए नहीं जा सके आप अगर किसी की दाद रसी के लिए नहीं जा रहे तो कौन सी एयर एम्बुलेंस ऊपर से आएगी? सीएम का वहां पहुंचना ही मैं कहती हूँ कि ऐसी लोगों की दौड़े लगवा देगा कि आपने तो मोहसिन साहब क्या करते थे? मोहसिन साहब ने तो एक बंदा सस्पेंड नहीं किया, मोहसिन साहब ने तो किसी को हथकड़ियां नहीं लगाई, खुद बैठ जाते थे ना, एक टिकटॉक 3-4 घंटे खुद बैठ जाते थे, एक टिकटॉक नहीं बनाया। मोहसिन साहब से जाके प्यार मोहब्बत से बात करते थे, जी आप कह के बात करते थे, और सिर्फ ये कहते थे कि जी आपने ये क्यों नहीं किया। उसके बाद वो चीज दोबारा नहीं हुई उनके 13 महीने में। मैं यकीन करें, मैं हल्फन अल्लाह ताला को जान देने के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं उनके साथ था, उन्होंने किसी के साथ गालन गलोच नहीं की, तू तराने की, वो सिर्फ बैठ जाते थे वहां जाके और कहते थे कि मैं आ गया हूँ, अगर मुझे भी साथ लग रहा है ना तो आप बताएं, मैं भी साथ लगता हूँ, हमने ये काम करना है, हम ये काम कर लेते हैं। शर्म के मारे फिर सारे उठते थे, ये काम करते थे, पेशेंट्स को चेक करते थे। यकीन करें, अब मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कि स्टाफ उनका सिक्योरिटी का महदूद होता था, पर्सनल सिक्योरिटी उनकी अपनी होती थी जो उनके साथ है।
मरीज आते थे, इतना रश हो जाता था, मोहसिन साहब को देखते ही लोग झपट पड़ते थे कि जी हमारा ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा। उन्होंने कहा गनमैन को, अच्छा इधर आओ, तुम ये काम करो, इलीट वाले तुम आओ, ये काम करो, दुरे नायाब तुम ये पर्ची लेके जाओ, उसके साथ फलानी जगह जाओ। पीए को कहा कि यार आप उसके साथ जाएं, इसका एक्सरे करवाएं, वहाँ जाके देखें क्या इशू है। पूरा स्टाफ जो जर्नलिस्ट साथ होते थे उनको भी एक एक पर्ची पकड़ा के कहते थे कि यार आप इसके साथ जाएं, आप इसके साथ जाएं, आप इसके साथ जाएं। ठीक है, एक टाइम पर 10-10 बंदों को फिर आके वहाँ कुर्सी पे बैठ जाते थे कि आके बताते थे कि हाँ उसका एक्सरे हो गया, फलाना हो गया, टमका। अब देखें ना, जब ये रवैया एक वज़ीर आला का होगा मौके पे, तो मुझे बताएं कि थोड़ी सी शर्म तो आएगी ना मैनेजमेंट को, थोड़ी सी तो डॉक्टर को शर्म आएगी। सेटअप को आप मोहसिन नकवी साहब को एक साइड पे कर दें, थोड़ा सा फॉलो कर लें अपने चचा को। कर रही है ना, कर रही है। वो अगर छतरी लेके पहुंच जाते थे लॉन्ग बूट पहन के, और सारी वो पोजीशन कहती थी कि ये शोबाज हो रहा है, तो फिर कौन सी शो इस टाइम नहीं हो रही। मैं एक बात तनकीद, चले किसी को गरा गुजरे की बात, लेकिन मुझे बताएं कि सुबह बारिश रुक गई, पानी निकल गया, 3 बजे कौन सा विजिट बनता था? वो जो गाड़ी चला रहे थे उनके कहने बताए ना। हाँ, 3 बजे पे पानी वासा वाले हंस रहे हैं, यकीन करें मेरे सारे दोस्त अहलकार वर्कर्स जितने भी हमारे हैं वो हंस रहे हैं कि यकीन करें हम आराम से रेस्ट कर रहे थे, हमें दोबारा वर्दी पहन के मौके पे बुलाया गया कि आजे, हम तो सुबह पानी निकाल के बता देते, अभी बारिशें बड़ी होनी है, अभी दौरे आपके बच्चे हैं, आप जा आपको याद है मुजदार से लक्ष्मी चौक है? अच्छा आते लक्ष्मी चौक ही है, पता नहीं वहाँ पे क्या मसला है। अब वहाँ का मसला मैं कह चुका, इमरान गुजरता है, मैं गुजरता हूँ, वहाँ पे तो पानी होता ही नहीं है। अच्छा बुज़ार से लक्ष्मी चौक है, वहाँ पे उनको ना एक तालिबा भी मिल गई सड़क पे ना, उसने अबाया पहना, तो बाद में लोगों ने कहा कि नहीं ये तो सरकारी कोई पुलिस की मुलाजम थी, तो उसको वहाँ पे खड़ा किया था, स्पेशल ब्रांच की है वो। अच्छा वो उसको बिठा के लिफ्ट दे रही हैं, वहाँ से पानी से आगे लेके जा रही है। यार मुझे ये बताएं कि इन चीज़ों से क्या गेन होगा? आप सीएम साहिबा सिर्फ रिक्वेस्ट है एक दफ़ा जाके देखें। मेरे तो हाथ जुड़े हैं, मेरे तो वज़ीर आला साहिबा आपसे हाथ जुड़े हैं कि खुदा के लिए आप ब्यूरोक्रेसी के चुंगल से निकलें, आप अपने माइंड को अप्लाई करें, आपके अंदर एबिलिटी है, आप पढ़ी लिखी हैं, बहुत जिम्मेदार हैं, और अपने एक जो सियासी स्टेचर पे जो आप वालिद साहब जो अपने हैं, आप उनकी लेगेसी को आगे लेके चल रही है, आप ये ब्यूरोक्रेसी के चुंगल से निकल जाएं। ये मेरी सिर्फ एक जाती रिक्वेस्ट है, आपको चीज़ें वाज़ेह नजर आना। बिल्कुल आपने सही कहा, और एक दफ़ा मैं तो रिक्वेस्ट ये करूँगी कि प्लीज़ जाकर चिल्ड्रन हॉस्पिटल का दौरा करें, वहाँ रोते बच्चों को देखें, आंखों में आंसू लिए उन माओं को देखें जो कि किसी मसीहा के मुंतज़िर बैठी हैं कि कोई आए और हमारी बात सुने और सिर्फ ये कह दे कि उनका बच्चा बच जाएगा, उनके बच्चे का इलाज यहाँ पर बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तमाम सूरत हाल देखने के बाद आप यकीन माने हर रोज़ किसी ना किसी का फ़ोन आ रहा होता है कि फ़लाँ हॉस्पिटल में ये काम है, करा दें, तो हौसला नहीं बढ़ता आप किसी को कहें कि आप चले जाएँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। जब ये हालात होंगे तो आप किस तरह किसी को कह सकेंगे। तो सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपकी नज़र करम की मुंतज़िर हैं ये चीज़ें, किसी का भला कर दें, आवाम का भला होगा तो आपके लिए भी आसानियाँ हो जाएंगी। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। खबर ये है कि शहर के 70 मजिस्ट्रेट नाकाम है। वैसे तादाद ज़्यादा थी, शायद अब 70 हो गए हैं। रोटी, दूध, दही महंगे दामों फरोख्त है। यहाँ महंगी क्या चीज़ नहीं मिल रही है। और ख़बर ये भी है कि गिरा फरोशी पर सज़ा के लिए इन्फोर्समेंट अथॉरिटी फौरी फैसले की पाबंद है। ये भी एक मैं कहती हूँ अजीब किस्म का मजाक है। खैर पहले आ जाते हैं कि ये जो 70 मजिस्ट्रेट हैं ये कामयाब हैं, नाकाम हैं, ये हैं भी या नहीं हैं? इमरान का फेवरेट सब्जेक्ट है क्योंकि इमरान ने अपनी रिपोर्टिंग की तरह 86 कवर करता था यार। हाँ मैंने यही कही है, तो ये हैं भी कि नहीं है 70? हमें वो वक्त जो है ये 70 जो है ना, पहले इनकी तादाद जो है वो 115 थी। अच्छा, 115 से ये इन लोगों को फिर डिसमिस किया गया, फिर ये 90 पर आए। 90 के बाद जब देखा कि इनकी कारकर्दगी तो बेहतर नहीं हो रही, फिर इनको कम करके 70 कर दिया गया। अब बात पता है क्या है? बात ये है कि जब आप ये एडिशनल चार्ज पे चल रहे हैं, ये कोई सेपरेट ओहदा या सेपरेट अफसर नहीं है, एडिशनल चार्ज दिए गए हैं। TORs को उस वक्त TMOs को भी दिए जाते थे और मुख्तलिफ रेगुलेशन ऑफिसर जो है उनको ये चार्ज जो है वो सौंपे जाते थे। और होता क्या था वो सबको पता है कि वो यहाँ तो जाते नहीं थे, उनके सेक्रेटरीज PS जाते थे, यहाँ वो गाड़ी में बैठते थे और ड्राइवर जो है वो जाके चालान कर आता था। और लमसम उन्होंने को 8-10 चालान करने होते थे, कुछ 4-5 FIRs करनी होती थी, जुर्माना इकट्ठा करके वापस आ गए। और जो प्रेस रिलीज उस वक्त निकलती थी तो प्रेस रिलीज ये निकलती थी कि आज प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने इतनी गिरफ्तारियाँ की और इतने जुर्माने किए। मैं हमेशा ये बात करता था कि इनकी कारकर्दगी जो है वो इस चीज़ से ना जांची जाए कि इन्होंने कितनी FIR की
और कितने जुर्माने की कारकर्दगी इससे जांची जाए कि जहां पर ये रेड करते हैं या इनका जो एरिया है वहां पर पिछले हफ्ते से अब बेहतरी हुई है या नहीं। सही। लेकिन मामला जो है वो जूं का तू रहता था। क्यों? क्योंकि जो लोग थे वो ये कहते थे कि एक बार प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हमारे पास आता है वो 500, 1000, 2000, 5000 जुर्माना करता है, अगले 3 महीने के लिए हमें छूट मिल जाती है और वो हम आवाम की जेब से निकालते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट। बुजदार दौर में जब मुस्लिम लीग नून जो है वो पोजीशन में थी तो वो वावेला मचाते थे कि महंगाई जो है वो बुजदार हुकूमत से कंट्रोल नहीं हुई। फिर जब इन्होंने हुकूमत संभाली तो पहला जो नारा इन्होंने लगाया वो ये था कि बेरोजगारी के साथ हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, बल्कि महंगाई पहला था। इन्होंने कहा था महंगाई को हम खत्म करेंगे, आम आदमी की जिंदगी आसान करेंगे। वो इनके दावे और वादे कहाँ गए? आज भी आप चले जाएं हर दुकान पे जहां पर आपको दही जो है वो 240 रुपए का मिल रहा है, पीछे सरकारी नर्खनामा लगा हुआ है। ये कि मैंने आज सुबह ही मैंने अपने दुकानदार से ये पूछा, मैंने कहा यार ये सरकारी नर्खनामा तो उतार दो ना, जब तुमने बेचना ही 240 का है। क्या था सर ये तो उनके लिए, अब उसने थोड़ा सॉरी अजीब सा वर्ड बोला कि ये तो उनके लिए रखा हुआ है ना जो आगे यहाँ पर और हर इलाके में ये सूरत हाल है कि कहीं मुझे तो ये पता है कि ये जो अखबार की लीड स्टोरी होती है बड़ी अहम होती है और ये मेरे ख्याल से इसलिए लगाई जाती है कि ये सब इसको गौर से देख सके, पढ़ सके। ये अवाम का सबसे बड़ा मसला होती है या अवाम का फोकस इस चीज़ पे होता है। दुरे नायाब, ये किसी और की नज़र से भी गुजरेगी? डीसी साहिबा इसको देखेंगी? नहीं, बिल्कुल डीसी साहिबा भी देखेंगी, कमिश्नर साहब भी देखेंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब दुरे नायाब से आप सवाल करें ताकि आला अफसर जो है वो रात को इसके घर पहुंच जाए। नहीं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी देखेंगे और बाकी लोग भी देखेंगे, लेकिन उस पर ना हमें लाइट लेते हैं। हमारे हालात अब इस वक्त जो मुशीर है, ये किसी एक बंदे का मसला है नहीं, हुकूमत की जो मुशीर आन, आप कभी उनसे बात आपकी वैसे ऑफ रिकॉर्ड हो ना तो वो तो कहते हैं कि ठीक है हम वो ज़रूरी चीज़ें आगे भेजते हैं, कुछ चीज़ें तो भेजते ही नहीं ना। वज़ीर आला की नज़र से कटिंग्स कुछ जाती नहीं है और कभी उनका मूड हो तो फिर वो वाला मामला बता देते सीएम हैं। साहिबा देख रही थी। बिल्कुल देख रही हैं, क्योंकि रोटी जो है वो फिर हर आदमी को मुतासर करती है और उस पर अगर आप कुछ करना चाहें एक्स्ट्रा, कुछ गुडविल, कुछ टिकटॉक या कोई और चीज़ तो बड़ी हिट होती है, वायरल होती है। ये जो मसला है ना महंगाई ये जो 70 मजिस्ट्रेट हैं ये किसको जवाब दें? डीसी साहिबा को? बिल्कुल जवाब दें उनको। डीसी साहिबा इनकी रिस्पॉन्सिबल है। और मुझे तो ये महंगाई का मसला ना सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब का नज़र आता है, क्योंकि मैं उन्हीं के बयान पढ़ रहा होता हूँ आजकल। वही कुछ दिन बाद कहीं मरी में कहीं बयान दे देंगे कि जी महंगाई कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है, मैं बड़ा नाराज हूँ महंगाई के मामले पे। भाई होंगे भी नहीं, नाराजगी भाई हम उनकी नीयत पे शक नहीं करते, लेकिन आपकी इस नाराजगी का पूरी जमात जो हुक्मरान बैठी है उसकी सेहत पे क्या असर हो रहा है, देखना तो ये चाहिए ना। अच्छा, अगर कोई नाकाम होता है, मुसलसल एक चीज में आप नाकाम हो रहे हैं, इम्तिहान में आप फेल होते जा रहे हैं, निकाल के बाहर क्यों नहीं कर देते? निकाल के बाहर फेंका था एक बंदे को लाहौर की बड़ी अहम सीट पे, आ गए हैं वापस चकवाल से आके बैठ गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी समहाउ कुछ बनती है। ये हालत तो होती है। अब अगर मैं बात करूं कि निगरान 70 तादाद है, 70 के 70 नाकाम है तो ये अच्छे खासे पैसे ले रहे होंगे। आप नाकामी इन पे क्यों फिक्स करती हैं? इनकी रिस्पॉन्सिबल आपने वो लतीफ़ा सुना एक बड़ा, अगर इजाज़त दे प्रोग्राम में तो मैं थोड़ा सा सुना दूं। हाँ जरूर। कि एक बंदा बहुत बुरा गा रहा था। अच्छा। इमरान आया, उसने कहा यार ये बहुत बुरा गा रहा है, इसको अंडे मारो, टमाटर मारो, जूतियाँ मारो। तो कोई आप जैसा समझदार था, उसने कहा नहीं इमरान साहब छोड़ें, आप उसको कहा कि आप गाएं, वो बंदा तलाश करो जिसको लेके आया था। ठीक है, अब ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये ऐसे ही होता है कि इनको काम करने दें। अब सुपरवाइजरी कंट्रोल जिनके पास है, जिन्होंने इनकी सजा जजा का फैसला करना है, जिन्होंने इनकी तैनाती करनी है, जिन्होंने इनको डिसमिसल करना है, इंक्वायरी करनी है, इनको उहदों से हटाना है, गिराना है, उस बंदे से क्यों ना जवाब लिया और जाए? मेरी इत्तलात के मुताबिक ना मतलब डीसी साहिबा हर रोज इनसे मीटिंग भी करती हैं, अहवाल भी पूछती हैं, तो ये रिपोर्ट क्या देते होंगे? ये खाली हाथ जाते होंगे? ऑनेस्टली मैं ना बड़ा हैरान होता हूँ इस बात, क्योंकि मैंने डीसी साहिबा को बहुत एक्टिव देखा, फील्ड में भी देखा, तभी देखा ना, वो कमांड एक्टिव थी ना दुरे नायाब। हाँ, ये बात आपकी बात है, कमांड एक्टिव थी ना, जब वो पहुंच रहे हैं तो सब पहुंच रहे हैं। मोहसिन साहब थे तो मैंने डीसी साहिबा के हमेशा पाँव में जॉगर्स देखे, ऑनेस्टली। शलवार कमीज अपना होती थी, दुपट्टा सर पे बहुत अच्छा लिया होता था, नीचे जॉगर्स पहने होते थे, और मैं पूछता था तो मैडम खैरियत, कहती जी कि यहाँ तो बस हमें जॉगर की ही टाइम मिलता है तस्मे बांधने का, उसके बाद ऐसी दौड़ लगती है कि हमें नहीं पता, एक एक टाइम पे 6-6 चीज़ें। और जिस तरह उस वक्त चीफ मिनिस्टर ग्रुप में एक्टिव थे कि हर एडमिनिस्ट्रेटिव कमिश्नर, आपके जितने डिवीजन है, हर एडमिनिस्ट्रेटिव या डीसी जितने इजला हैं, और उसके नीचे जितने डीपीओ, आपके डीसीओ, उनको सबको यही लग रहा था कि सीएम हमारे पीछे ही है, बस ऐसे ही। वो हमसे जवाब तलब कर रहा है। तो अब ये हालात नहीं है,
अब बहुत इजी जो है हालत हो चुकी है। बहुत कम जगह पे बारिश हुई है तो एक रूटीन का विज़िट हो जाएगा। अगर बारिश के अलावा देखा जाए कि इस वक्त हुकूमत की प्रायोरिटी क्या है, उस पर 1-2 विज़िट हो जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद दैट्स इट। मैंने अपना काम क्या करना है भाई, टीवी पे अगर कुछ चले ना चले मैंने तो खबर देनी है ना। अगर मैं भी ये सोचूं कि आज तो जी इलेक्शन का बहुत बड़ा काम चल रहा है, मेरी तो खबर चलनी नहीं, मैं सुकून से बैठ जाऊं, ये नहीं होता। ब्यूरोक्रेसी इस पर सुकून कर रही है, बहुत ज़्यादा सुकून कर रही है, रेस्ट कर रही है। और यकीन करें कुछ ऐसा स्टाफ है जो हर वक्त सीएम के साथ होता था, वो कहते कि सर 5-6 बजे ना घर रोटी खाई, सो गए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। कहता आपके बॉस ने तो हमारे जनाब बच्चों को मुंह देखना बहाल कर दिया था कि हम चाहते थे सारा दिन तो बाहर फील्ड में होते थे। ये देखें, ये जेन्युइन बातें हैं। खैर, ये जो इन्फोर्समेंट अथॉरिटी की बात हो रही है ना, फौरी फैसले की पाबंद होगी, ये अथॉरिटियां क्या माजी में भी बनी है? देखिए, माजी में ऐसी अथॉरिटीज़ तो नहीं बनी, हमेशा जो है प्राइस कंट्रोल में जो है ना वही ये चीज़ें जो है अमल दरामद करवाते थे। लेकिन जो बात आपने स्टार्ट में कही ना, जिसका जवाब दुर्रे ने आपने भी दिया कि डीसी साहबा सीएम साहबा जब आई तो उन्होंने रोटी की कीमत कम करानी चाहिए थी, और यही मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने कीमत कम भी करवाई। अगर सरकार ने कोई डिसीजन लिया है कि हमने ये करना है तो वो करवाते हैं, हर सूरत में करवाते हैं। और जब नहीं करवाना, जब चीजें जो है वो लाइट लेनी है, तो फिर यही सूरत हाल होनी है। जो ये एक स्टेटमेंट मुझे पढ़ के सुनाने दे, क्योंकि बड़ी अच्छी लग रही है। महंगाई से निजात हमारा अज़्म, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को अवाम के मुफादात से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, सीएम साहिबा ये कह रहे हैं। ये दोनों चीजें देखें, वो खुद मान रहे हैं ना कि महंगाई भी है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी है, ये खत्म नहीं होनी, ना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वीएन की बात है, असल बात है वीएन। वो कह रहे हैं इजाजत नहीं दी जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ भी तो कह रहे हैं ना कि हम अपने फेल में किसी को अमल दखल की हुकूमत को इजाजत नहीं देंगे। तकरीबन 40 साल तो हो गए हैं इनकी जमात को, 40-45 साल तो हो गए हैं हुकूमत करते हैं। ये दोनों चीजें इनसे आज तक कंट्रोल नहीं हुई। ये सब चीजें भी यही हैं, और ज़ख़ीरा अंदोज़ भी यही है, ये अथॉरिटी भी यही है, सीएम साहिबा भी यही है, डीसी साहिबा भी यही है। पहली खबर में हॉस्पिटल्स की, चिल्ड्रन हॉस्पिटल की डिस्कस की, सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट ये की थी कि मेहरबानी से वहाँ चली जाएं। डीसी साहिबा से रिक्वेस्ट करेंगे 70 लोग अगर नाकाम हैं तो इनको निकाल के बाहर कर। अच्छा, वो समझ सुन लेती हैं। हमने लास्ट प्रोग्राम में बंद रोड की बात की, अगले दिन चली गई थी। अगले दिन चले गए, मैंने आपको फोन करके बताया। वो बंद रोड की नहीं, सॉरी इसकी थी, सॉरी वॉल्टन रोड की, और अगले दिन वो वहाँ पहुँच गई थी। लेकिन सीएम साहिबा से भी रिक्वेस्ट है, डीसी साहिबा से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये हॉस्पिटल में तो चले बीमार लोगों ने जाना ना, उनका मामला है, ये ओवरऑल सब लोगों का मामला है। सब्जियां, दूध, दही, आटा सब लोगों ने खरीदना है, वो गरीब है, वो अमीर है, वो सफ़ेद पोश है, हर किसी के। तो लोगों को रिलीफ देने के लिए थोड़ा सा कुछ कर दें। महंगाई हर किसी का सब्जेक्ट है, इस वक्त सबसे बड़ा मसला है बिजली के बिल, महंगाई, इससे आवाम नहीं बाहर आ रही है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेहरबानी करें, हम एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर क्या है? जस्टिस मिस आलिया नीलम लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस नामजद हुई हैं। बहुत अहम और बड़ा ओहदा है। इनकी नामजदगी के हवाले से मलिक अशरफ साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, जो कि कोर्ट के मामलात को खासी गहरी नज़र से देखते हैं। एक बड़ी अहम सीट है। जस्टिस मिस आलिया नीलम साहबा की प्रोफाइल और इस ओहदे पे वो किस तरह से परफॉर्म कर सकेंगी, किन किन अहम ओहदों पे रह सकी हैं, और क्या वो अच्छी चीफ जस्टिस साबित हो सकेंगी, हाई कोर्ट के जितने भी मामलात हैं वो अच्छे तरीके से निभा सकेंगी। मलिक अशरफ साहब, क्या हाल चाल है आपके? ना, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, इनकी प्रोफाइल के बारे में पहले बताइएगा, कौन कौन से अहम ओहदों पर रह चुकी हैं, और अब जब ये नामजद हुई हैं तो ये कितनी जो है वो होंगी जस्टिस, और ये भी बता दीजिएगा कि ये खातून पहली दफा इस ओहदे पर आ रही हैं। ना, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो जस्टिस मिस आलिया नीलम है, ये लाहौर हाई कोर्ट की तारीख में पहली चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट होंगी, और इनको ये एजाज़ हासिल होगा कि ये लाहौर हाई कोर्ट की जज ही नहीं बल्कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे पे फैज होंगी। इससे पहले भी कई खवातीन बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट रह चुकी हैं, लेकिन किसी को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनने का एजाज़ हासिल नहीं हुआ। जैसे मिस आलिया नीलम की बात करें तो जैसे मिस आलिया नीलम जो है ये 1966 में ये पैदा हुई, और 12 नवंबर 1966 इनकी तारीख पैदाइश है, और इन्होंने 1995 में पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB किया, और इसके बाद इन्होंने 1 फरवरी 1995 को बतौर वकील इन्होंने अपनी वकालत का आगाज किया। शुरू में ये सिविल केसेस, बैंकिंग केसेस
और फौजदारी केसेस किया करती थी, जिसके बाद इन्होंने इनका जो नाम बना वो फौजदारी मामलात में बना, जिसके बाद ये लाहौर हाई कोर्ट की जज बनी और लाहौर हाई कोर्ट की जज बनने के बाद ये 2012 में इनकी तैनात 12 अप्रैल 2013 को ये जज लाहौर हाई कोर्ट तैनात हुई थी। और अब ये सीनियरिटी में तीसरे नंबर पे थी। पहले नंबर पे जस्टिस शुजात अली, दूसरे नंबर जस्टिस अली बाकर नकवी और तीसरे नंबर पे जस्टिस मिस आलिया नीलम थी। और ये पहली दफा हुआ कि 2 सीनियर को सुपरसीड करके तीसरे नंबर पे जो जज हैं उनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात किया गया। ये भी पहली दफा हो रहा है कि 2 सीनियर सुपरसीड हुए हैं और इसके बाद तीसरे नंबर पे आने वाली जो खातून है उनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात किया गया। ये इससे पहले किन ओहदों पे रही, ओहदा लाहौर हाई कोर्ट में या जज का होता है या उसके पास कुछ इंतजामी जिम्मेदारियां होती हैं। तो जस्टिस मिस आलिया नीलम जो है वो चूँकि सीनियर थी, तो सीनियर होने के नाते इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट की जो इंतजामी कमेटी है जो कि लाहौर हाई कोर्ट और मुतहद अदालतों के इंतजामी अमूर देखती है, उसकी ये मेंबर थी। और अब ये एक आम जो सवाल किया जा रहा है कि बतौर चीफ जस्टिस कैसी रहेगी और इनको क्या चैलेंजेस सामने इनके होंगे। एक तो ये कहा जाता है कि ये अप्रोचेबल नहीं है, इनको कोई अप्रोच नहीं कर सकता। ये बिल्कुल मैटर पे फैसला करती हैं, किसी बार अहदेदार को, किसी वकील को चेहरा देख के फैसला नहीं करती, किसी की तरफ का झुकाव नहीं होता। और दूसरी बात जो इंतजामी तौर पे कहा जा रहा है कि इंतजामी तौर पे चूंकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इंतहाई अहम है, पूरे सूबे के जो जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी उनको चलाना होता है चीफ जस्टिस ने। वहाँ पे जो सेशन जजेस हैं, एडिशनल सेशन जजेस या सिविल जजेस हैं, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग भी चीफ जस्टिस ने करनी होती है। तो इस लिहाज से भी इंतहाई अहम है और ये कहा जा रहा है कि ये इंतहाई यानी खासे बड़े और अहम मामलात ये संभालने वाली हैं। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये मेरिट पर काम करते हैं, तो चले हम गुड लक कहना चाहेंगे। मलिक साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आएंगे जी अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है जी ज़रई आमदन पर ज़रई इनकम टैक्स की वसूली 1 जनवरी 2025 से होगी। IMF की शराइत पर किसानों से ज़रई इनकम टैक्स की वसूली का ये मामला है और इस पर यह कहा जा रहा है 2025 से 1 जनवरी 2025 से जो है इस पर वसूली होगी। दुनिया आप देखें जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि ज़रई मुल्क है और हम ज़रई मुल्क होने की हैसियत से किसानों को बहुत रिलीफ दे रहे हैं। आपने गंदुम के साथ जो हालात देखा है कि गंदुम लोग सड़कों पर रख के बैठे हैं, कोई लेने वाला नहीं था। आपने टके टोकरी कर दी। इतनी इंपॉर्टेंट किस्म की जिनस जो हम पूरी दुनिया से शॉर्टेज की वजह से मंगवाते थे, कभी यूक्रेन से, कभी रशिया से, कभी कहीं से, आपने पहले उसके साथ हाल क्या किया। फिर बजाय कि आप सस्ती बिजली किसानों को दें, आप उनको सोलर सिस्टम उनको लगा कर किस्तों पे दें, आप उनके ट्यूबवेल्स के लिए टेक्नोलॉजी दें, आप उनको खाद बीज के लिए फैसिलिटेट करें। हालत ये हो गई है कि इस बार तो पुरानी फसलों का जो उन्होंने कर्जा उठाया हुआ है, चाहे वो ज़रई अद्वियात पे है, चाहे वो बीज पे है, खाद पे है, वो देने के काबिल नहीं रहे किसान। तो ज़रई इनकम का टैक्स कहाँ से लेंगे? आप उनकी माली हालत तो जाके देखें इस बार कि माली हालत क्या हुई है। मैं तो कुछ ऐसे ज़मींदार दोस्तों को भी जानता हूँ जिन्होंने पैसों के बदले किसी पेस्टिसाइड कंपनी को गंदम उठवा दी, किसी को बीज जिससे लिया है, किसी को उसको अपनी को अजनास दे के लेवल कर ली, बार्टर कर लिया कि हम पैसे नहीं दे सकते, हमारी तो फसल ही नहीं बिकी, टके ठोकरी हो गई। तो इस हालात के दौरान IMF तो यहाँ के गवर्नमेंट नहीं कर रहा ना, ये गवर्नर्स का काम है कि वो समझाएं जाके कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ नहीं कर सकते। और अगर आपको टैक्स की इकट्ठा करना है तो वो तो ऑलरेडी हम इतना टैक्स लगा रहे हैं। तो अब एक चीज़ ये बची है, हमारा ज़रई मुल्क है, इसको मत भूलें। अगर एक चीज़ ये बची है तो हम कहाँ से करेंगे? ताजर आपका रो रहा है, आपका जो सनतकार है वो रो रहा है, आपका इस वक्त जो ज़रई ज़मींदार है, जो ज़मींदारा करता है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, वो मेरिट पर रो रहे हैं। टैक्स देने वाले जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्स देते हैं वो सारे इस वक्त इस्तेसाल का शिकार है। जो टैक्स चोरी करते हैं, जो नहीं देते, उनकी मौजें लगी हुई हैं, वो लूट मचा रहे हैं और वो मचाते रहेंगे। और हम एक तकरीर करेंगे उंगली उठा के कि हम अशराफिया से ये नहीं करेंगे, हम अशराफिया से, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि पता नहीं अशराफिया आप और हम तीनों बैठे रह गए, मेरा ख्याल है। बाकी पता नहीं कौन अशराफिया है जिसके पीछे जाना है। ये ज़रई मुल्क है, गंदम यहाँ पे उगती है लेकिन मिलती नहीं, ठीक है, मिलेगी तो बहुत महंगी मिलेगी। ये ज़रई मुल्क है, चावल यहाँ काश्त होता है, आपको बहुत महंगा मिलता है। गन्ना यहाँ उगता है, चीनी आपको बहुत महंगी मिलती है और अक्सर तो आपको मिलती ही नहीं, जिसकी वाज़ेह मिसाल रमज़ान मुबारक में आप देख लें क्या हालात है। मतलब फिर हमारा ज़रई मुल्क क्या है कि हम हर चीज़ माजरत के साथ, हमारी ये गवर्नमेंट जो होती है ना, गवर्नमेंट, मैं सिर्फ इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ये अपनी नाकामी जो है ना वो डाल देते हैं IMF पे।
ओ भाई अगर अगर आपने किसी से कर्ज लिया तो ऑब्वियसली आप कर्ज जो है उन्हीं की शराइत पे लेते हैं ना, कि आपने कर्ज कैसे वापस करना है। आप इस चीज को छोड़ दें कि जी हमें कर्ज चुकाना है IMF का, इसलिए हमने टैक्सेस बढ़ाए हैं। ओ भाई आप किस लिए बैठे हो? अवाम को रिलीफ देना है, सुकून देना है ना, आपने आम आदमी की जिंदगी को आसान करना है, उसके लिए आपके लिए क्या प्लानिंग है? थिंक टैंक्स आपके पास होते हैं ना, जिनको आप लाखों रुपया तनख्वाहें देते हैं। साल की तो आप कई ऐसे थिंक टैंक हैं जिनको करोड़ों रुपए आप तनख्वाह देते हैं। अब हम यहाँ पे एक लिस्ट पेश करें तो यकीन जाने उनकी तादाद भी सैकड़ों में है, जिनको आप सालाना करोड़ों रुपए तनख्वाह जो है वो फराहम करते हैं। भाई वो लोग कहाँ हैं? आप बात ये कर रहे हैं कि एक किसान से, अब लिटरली मैं ये पिछले एक हफ्ते में एक ऐसी महफिल में बैठा था जहां पर सिर्फ सारे किसान ही बैठे हुए थे। यकीन जाने उन लोगों ने पता क्या कहा? वो कहते भाई हमने तो अपनी सारी डिसीजन ये लिया है कि अपनी सारी ज़मीनें बेच के ना हम यहाँ से निकल जाएं अपने बच्चों को लेके। और कुछ ने तो ये कहा कि अगले साल देखिएगा कितना बहरान आता कि इस बार जो इन्होंने गंदम के साथ किया है, गंदम के काश्तकार के साथ किया है, अगले साल किसान गंदम नहीं उगाएगा। फिर ये ढूंढते फिरेंगे कि गंदम जो है वो हमें कहीं से मिल जाए। अभी आप ये देखें कि हमारे पास वाफर मिकदार में गंदम मौजूद थी, फिर भी हमने इंपोर्ट की, उसका कोई जवाबदेह नहीं है। ओ भाई आपकी पॉलिसीज क्या करते हैं आप? कम से कम आपकी जो कमेटी है ना, उनमें खुदारा जो छोटा किसान है ना उसको शामिल कर लें, वो बेहतर मशवरे दे देगा आपको कि आपको क्या करना चाहिए। कम से कम उस जिम्मेदार सरकारी ब्यूरोक्रेट को शामिल कर लें जो अपने हाथ से अपनी तनख्वाह खर्च करके खुद जाके आटा लेके आता है, खुद जाके गंदम, या कम से कम वैसे तो कोई नहीं है, लेकिन इन्होंने ये की कि किसानों को, किसान ने जितनी गंदम उगाई इन्होंने उसकी आधी गंदम खुद खरीद ली गवर्नमेंट में, आधी कहा कि जी हमें नहीं चाहिए। फिर उन किसान को छोड़ दिया इन्होंने वो मिल मालकान में, जिन्होंने उन्होंने इसका इस्तेसाल किया, उन्होंने फिर अपनी मर्जी से किसान से गंदम उठाई मिल मालकान ने। फिर आपने बड़े तबके को स्ट्रॉन्ग किया ना। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ब्रेक का बार बार कहा जा रहा है, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। खबर ये है जी, पोजीशन होल्डर्स के एजाज में तकरीबात रखी जाएंगी, बोर्ड और हुकूमत की जानिब से नकद इनामात भी दिए जाएंगे। मैट्रिक इंटर के पोजीशन होल्डर्स की बात हो रही है, इनकी इनामात की स्कीम को बहाल किया जा रहा है। क्या स्कीम है ये? जी बिल्कुल, बात ये है कि जब भी माजी में ये हुआ करता था कि जो भी ब्राइट स्टूडेंट जो है वो मैट्रिक में पोजीशन लेते थे या इंटर के इम्तिहानात में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन लेते थे, तो बाकायदा तौर पर उनके लिए तकरीब जो है वो कंडक्ट की जाती थी, जिसमें हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला जो है वो खुद इनाम जो है वो कैश प्राइज़ जो है वो दिया करते थे। और उसके साथ स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल दौरे जो है तालीमी दौरे मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहता हूँ, एजुकेशनल विज़िट जो है वो कराए जाते थे, और जिससे उन बच्चों में जो है वो खुद एतमादी जो है वो बढ़ती थी। और हमने एक कवरेज ऐसी भी की थी जिसमें एक तंदूर पे रोटियां लगाने वाला लड़का जो है उसने जो है वो अच्छी पोजीशन ली थी, और आज वो लड़का जो है वो MA कॉलेज में पढ़ा भी रहा है। अच्छा। तो ऐसे जो है लोगों में खुद एतमादी जो है स्टूडेंट में पैदा होती है। तो साबका दौरे हुकूमत में ये चीज़ जो है वो ख़त्म कर दी गई थी। जो स्टूडेंट थे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन लेते थे उनके लिए ऐसी तकरीबात जो है उन पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, उनके लिए कैश प्राइजेस जो है वो रोक दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे। तो अब दोबारा से जब ये गवर्नमेंट आई है, जो कि ये सोच जो थी ये शहबाज शरीफ साहब की थी, तो अब जो है वो दोबारा उनके अहकाम पे ये शुरू किया जा रहा है। लैपटॉप स्कीम भी बहाल होने जा रही है। लैपटॉप स्कीम जी बिल्कुल बहाल है, और उसके लिए बाकायदा तौर पर फंड जो हैं 1.5 अरब के करीब वो भी जारी कर दिए गए हैं। तो मैकेनिज्म बन रहा है, और बहुत जल्द जो है मे भी शायद इसी मंथ में स्टूडेंट्स को जो है वो लैपटॉप भी मिलना शुरू हो जाए। जी बिल्कुल, देखें स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑक्सफोर्ड से लेकर आपकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटियों में जाते थे, और ये डेलीगेशन शहबाज शरीफ साहब के दौर का ही उस एक विजन का हिस्सा होते थे। उससे हमारी भी शनाख्त एक होती थी मुल्कों में जाके, और उनके लिए भी एक जज्बा बढ़ता था कि हमने यहाँ पे आना है, इनके मुकाबलों के इम्तिहान में बैठ के इन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ना है। और हमारे बड़े मेरिट पे जो स्टूडेंट्स हैं वो इन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ के आज दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। ये अच्छा विजन था। अगर इस पर सरकार कुछ खर्च करती थी तो उसमें कोई मज़ायका नहीं था, बजाय कि आप सरकारी अफसरान को दुनिया भर के दौरे कराएं, उनको रेड और ब्लू पासपोर्ट के चक्कर में डाल दें कि जी वहाँ पर सरकारी पासपोर्ट है, दुनिया फिर रहे हैं। आपको अपने यूथ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और मरीम नवाज साहिबा भी तो यही कह रही थी ना कि हम यूथ पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, IT पे करने जा रहे हैं। इस विजन को आगे लेकर चलना चाहिए, और ये वक्त की अहम ज़रूरत है। आपके नौजवान पढ़े लिखे होंगे तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। आज की मेरे ख्याल से अच्छी खबर सब में से यही थी। सो आप लोग के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे।
स्टूडियो में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं कि आपका घर वो जगह होती है जहाँ पर आपको बहुत ही सुकून चाहिए होता है। आप चाहते हैं कि आप घर जाएं, घर अच्छा भी नज़र आए, कुशादा भी नज़र आए। और आजकल गर्मी में वैसे ही सबकी कोशिश होती है कि घर इस तरह से हो कि वहाँ जाते ही ठंडक का एहसास भी हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप इन चीज़ों को जो है वो यकीनी बना सकते हैं अगर आप घर बनाते हुए कुछ चीज़ों का ख्याल रख लें। कलर स्कीम कैसी होनी चाहिए, छतों का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, छतों की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके घर का इन्वायरमेंट बड़ा डिपेंड करता है कि वो आपको रिलैक्स कर रहा है। सो घर छोटा हो या बड़ा हो, उसको बनाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है, उसके इंटीरियर को आपको कुछ लोग हम देखते हैं घर में फर्नीचर इतना ज़्यादा रख लेते हैं, डेकोरेशन पीसीज इतने ज़्यादा रख लेते हैं कि वो आपको अंदर जाती है ऐसी सब चीज़ें लग रहा होता है कि बस आपके मुंह के ऊपर आ जाएंगी। सो घरों को आपने किस तरह से खूबसूरत बनाना है, किस तरह से कुशादा बनाना है, हवादार किस तरह से बनाना है, आपके घर का इंटीरियर कलर स्कीम कैसी होनी चाहिए, कर्टन्स कैसे होने चाहिए, आपका लाउंज एरिया कैसा होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। माहीन सुहेल शेख हमारे साथ मौजूद है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, उनको वेलकम करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच माहीन। मुझे ये बता दीजिएगा, घर सब लोग चाहते हैं कि बड़ा कंफर्ट जोन, ऑब्वियसली आप ऑफिस से जाएँ, आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से जाएँ, कहीं से भी आ जाएँ, घर जाके जो सुकून मिलता है सो बड़ा इन्वायरमेंट डिपेंड करता है आपका। सो इन्वायरमेंट को आपने अपने लिए किस तरह से जो है वो, ऑब्वियसली हर किसी का टेस्ट भी अलग है। सो बेसिक एक नीड क्या होती है घर की? वेल फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी। सेकेंडली लाइक यू सेड, घर जो है डेफिनेटली हर एक का एक सेफ हेवन है। इट्स लाइक योर पर्सनल सेंचुरी। तो घर में एक पीसफुल चीज़ मिलना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इंटीरियर डिज़ाइन वाइज जो भी हम लोग इंटीरियर में करते हैं, इट्स ऑल कम्स डाउन टू योर पर्सनल प्रेफरेंस। आपका पर्सनल टेस्ट डिफरेंट होगा व्हेन इट कम्स टू इंटीरियर, मेरा डिफरेंट होगा। तो जो कुछ जेनेरिक चीज़ें होती हैं लाइक यू सेड, टू मेक इट मोर कोहेसिव, उसमें कलर पैलेट्स जो आपकी कलर थ्योरी होती है, उसमें अगर हम लोग लाइटर टोन्स पर जाएं तो ऑब्वियसली इट गिव्स यू अ मोर स्पेशियस लुक, खुली लुक आती है। गर्मियों के हिसाब से आई थिंक जो हेवी फैब्रिक वाली चीज़ें होती हैं सोफ़ाज़ पे, वो उन चीज़ों को अवॉइड करें तो वी कैन डील विद द हीट। बट जो आपके डिकोर वाइज सारी चीज़ें हैं वो अगेन वो आपके ना पर्सनल टेस्ट पर आ जाता है। कुछ लोगों को डीक्लटर्ड चीज़ें अच्छी लगती हैं, खुला कम चीज़ें, कम डिकोर। वाइल ऑन द अदर हैंड कुछ लोग हैं जो हर चीज़ से एक्सेसराइज करना पसंद करते हैं। दे लाइक देयर हाउस लोडेड विद एक्सेसरीज एंड डिकोर। बट आई थिंक जिस तरह से आप दोनों चीज़ों को पुट अप करते हो उस चीज़ से मैटर करता है कि आपकी घर की जो फाइनल लुक है वो किस तरह से आ रही है। अगर हम लोग कम डिज़ाइन वाले बेड, वो चिन्योटी जो कुछ होते थे पहले, उनको अब लोग प्रेफर इतना नहीं करते हैं। मॉडर्न कंटेम्प्रेरी की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन आ चुकी हुई है लोगों की। इवन घरों में इंडस्ट्रियल डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इन हो चुका है, मिनिमलिज्म बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। लोग कम चीज़ें पसंद करते हैं, लाइटर टोन्स, लाइटर कलर्स, फर्नीचर इज़ वेरी मिनिमल। तो इस सारी चीज़ों से यू कैन मेक योर स्पेस उसको खुला। आप अच्छा, चैलेंज होता है कि आपका घर छोटा है, तो उसको आपने अच्छा भी दिखाना है और आपने अट्रैक्शन भी उसमें लेकर आनी है। सो मेनली किन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए? छोटी स्पेस में इट कम्स डाउन कि आप फिर नेसेसरी चीज़ों पर रहें। बेड, सोफ़ा, आर्म चेयर हो जाए, लैम्प्स हो जाए। लाइटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अ गुड लाइटिंग मेक्स और ब्रेक्स द रूम आई बिलीव। तो चाहे वो आप लाइटिंग फिक्सचर से लाइट क्रिएट कर रहे हो या फिर नेचुरल लाइट इन होने दे रहे हो, लाइटिंग रियली डज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसके अलावा अगर आप ग्रीनरी, नेचर को अगर आप इनकॉर्पोरेट करते हो घर में, तो उससे जो है वो छोटी स्पेसेस भी कम्स डाउन लुकिंग वेरी मोर पुट टुगेदर एंड नाइसर। छोटी जगहों पे यही है कि आप डीक्लटरिंग की तरफ ज़्यादा फोकस रखते हो। जो अननेसेसरी चीज़ें हैं यू शुड प्रॉब्ली कीप देम इन योर बैक रूम, और फ्रंट पे आप लाइटर सोफ़ाज, चेयर्स, उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके यू कैन मैनेज स्मॉल स्पेस। अच्छा, आई थिंक आपका सिटिंग एरिया जो है ना वो ज़्यादा, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम जो है वो सिटिंग एरिया में होता है।
सो बेडरूम में तो मेरा तो सारा दिन बेड में होता है। अच्छा, डिपेंड करता है ना। Yeah, कुछ लोग, person to ये है कि person. अब हम लोगों का तो ज़्यादा टाइम जो है वो सिटिंग एरिया में ही होता है। आपने ऑब्वियसली सोने के टाइम पे ही बेड पे जाना होता है। सो सिटिंग एरिया में आपसे पूछना चाहूँगी, कलर, सोफास, क्योंकि जहाँ पे आपने ज़्यादा टाइम बैठते हैं तो आई थिंक वो रिलैक्स होना चाहिए। या सो अगेन लाइटर टोन, बेज, क्रीम, वाइट, इन चीज़ों को अगर हम लोग इनकॉर्पोरेट करें। सिमिलरली कर्टन्स में यू कैन हैव योर हैंड लाइटर ऑन द फैब्रिक, फ्लोई फैब्रिक हो, थोड़ा सी थ्रू हो जाए ताकि इट लेट्स इन द नेचुरल लाइट, सनलाइट अंदर आ रही है, सो उससे इट मेक्स अ रियली ब्यूटिफुल इम्पैक्ट। यू शुड हैव मोर प्लांटेशन इनसाइड द हाउस, और उसके अलावा a nice sectional sofa, probably in linen fabric, a very nice calm coffee table. उसके अलावा you can have a armchair. Again depends आपके पास space कितनी है, how much you can incorporate उसके अंदर, but again आपकी personal aesthetics बहुत ज़्यादा important। अच्छा, आजकल तो ट्रेंड है, आप सारा वो छतों पर बड़ा खूबसूरत सा फैंसी जो है वो एक लुक आती है वो करा रहे हैं। कुछ लोग बिल्कुल सिंपल पसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत डार्क टोन में भी पेंट्स पसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत लाइटर में भी चले जाते हैं। अब वो लाइट डार्क के साथ आपके कर्टन, आपके सोफास, तो ये आपने किस तरह इन चीज़ों को ख्याल रखने का? सी गोल इज़ कि जब आप कुछ भी कर रहे हो, वट एवर योर पर्सनल चॉइस इज़, इट शुड ऑल कम डाउन टुगेदर, लुकिंग मोर पुट टुगेदर, कोहेसिव, एक व्हाट डू यू कॉल इट इन उर्दू, सारा कुछ इकट्ठा अच्छा लग रहा होना चाहिए ना। सो अगर आप लाइटर टोन्स में जा रहे हो, यू डेफिनेटली गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू प्ले विद अदर टेक्सचर्स, फैब्रिक्स, डिज़ाइंस, बिकॉज वो एक ओवरऑल चीज़ जो है ना, वो उसको लाइटर जो कलर होता है वो एक ब्लेंड इन कर रहा होता है हर चीज़ को। बट अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप डार्कर टोन्स में, इफ़ योर वॉल्स आर डार्क, so you should have furniture and the accessories you're putting in your room, वो थोड़ी should be on the more constrained size style। तो बैलेंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बैलेंस जब आप करने लग जाते हो। अच्छा, क्या आपका लाउंज, आपके रूम्स बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए कि उनमें भी कुछ मिलता जुलता होना चाहिए? अगर आप इस चीज़ को अगर मैं इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेट करूँ कम्प्लीटली, तो ऑब्वियसली एक घर की ओवरऑल लुक अगर सारी एक साथ एक जैसी होगी तो इट लुक्स वेरी नाइस। इट गिव्स यू व्हाट डू यू कॉल इट, सारा एक जैसी लुक लुक्स वेरी नाइस। बट जब आप व्हेन देयर आर लाइक 6 to 7 पीपल इन द हाउस, हर एक का अपना अपना टेस्ट है, तो वो नेचुरली हर एक का एक रूम अपनी डिफरेंट जोन बन ही जाता है, तो वो बाकी घर से डिफरेंट लगने लग जाता है एट वन पॉइंट। तो लेकिन जब हम लोग घर बना कर दे रहे होते हैं, डिज़ाइन करके दे रहे होते हैं, तो तब तो हमारी प्रेफरेंस यही होती है कि ओवरऑल घर का थीम एक ही हो। किचन कैसा होना चाहिए, उसके लिए आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? किचन कैसा होना चाहिए? किचन क्योंकि आपकी गर्मी हो सर्दी हो, वहाँ पे वो जगह है जो आपकी हमेशा हीट में रहती है ना, और ज़्यादा टाइम भी वहाँ पर आपका गुजर रहा होता है। वहाँ की सफाई का ख्याल, कुछ लोग ब्लैक टाइल्स कर लेते हैं, आपको उस पर बार सफाई का ख्याल रखना होता है। फिर अगर वो हीट से, और वो ऑब्वियसली आपको पता है कि खाना वगैरह बना रहे हो तो उसकी एक्सट्रीम से आपकी वॉल्स को भी आपको देखना है, तो क्या करना चाहिए इस पर? किचन वाइज आई थिंक उसकी जो स्पेस डिज़ाइन इस तरह से होनी चाहिए कि उसमें जो फ्लो ऑफ पीपल है वो मैनेज हो सके। उसके अलावा कलर वाइज तो अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगी, आप किसी को कन्फाइन नहीं कर सकते हो, आपके ओवरऑल घर की जो थीम चल रहा है, किचन भी उसी में आ जाता है। डार्क काउंटर्स भी चलते हैं, लाइट काउंटर्स भी चलते हैं, उसमें देयर इज़ नो सेट रूल, बट आपका अपने ऊपर आ जाता है फिर वो कि आप किचन को भी किस तरह डेकोरेट करते हो। आई लाइक टू हैव बिगर काउंटर्स जहाँ पे आप यू कैन पुट ऑल योर एक्सेसरीज, फ्रायर, टोस्टर, व्हाटएवर, एक वो साइड हो। उसके अलावा बाकी जो है फंक्शनैलिटी किचन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ बाकी कहीं पे कुछ ना चल रहा हो, गुजारा हो जाता है। किचन में अगर फंक्शनैलिटी ना हो, आप कोई एक गुजर है तो दूसरे को फंस के निकलना पड़ रहा है, ये चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि आपके काउंटर्स इतने बड़े नहीं होते हैं, और उसकी देयर इज दिस वन हाउस आई नो, उनका किचन इतना ज़्यादा डिज़ाइन वाइज इज़ सो सफोकेटेड
कि आप वहाँ पे बर्तन रखने की जगह नहीं है, बिल्कुल। तो वो डिज़ाइनिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है। सो आई बिलीव किचन की फंक्शनैलिटी इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट अबाउट कि आपका वॉशरूम किस तरह का होना चाहिए? कुछ लोग इतने बड़े वॉशरूम बना लेते हैं उनकी ज़रूरत भी नहीं होती है। अगर आपके घर की स्पेस है हाँ, इतनी फिर आप बना तो आप बना सकते हो ना, व्हाई नॉट। लेकिन अगेन फिर उसकी सफाई और उसको बड़ी चीज़ें होती हैं ना जिनको फिर आप हाँ, नहीं वो देख सारा कुछ तो फिर इट्स लाइक अगर मैंने कोई चीज़ ली, अगर मैंने बड़ी गाड़ी लिया तो फिर मैंने उसमें तेल भी डलवाना है। इट्स लाइक दैट। तो अगर आपका घर बड़ा है तो उसमें फिर आपकी मेंटेनेंस वगैरह आ जाती है। बट लोगों का ना शौक बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है अब घर की तरफ, डिज़ाइनिंग की तरफ। तो पीपल डू लाइक टू मेंटेन देयर हाउसेस। तो अगर बड़ा घर, बड़ा बाथरूम बना लिया तो वो फिर उसके लिए हाउस घर की हेल्प भी एंट्रेंस बड़ी होगी। मैटर करती है। Oh So, yes, it entrance does. कैसी It होनी does. चाहिए? I really believe कि घर की एंट्रेंस में हाई सीलिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं विद अ रियली नाइस लाइटिंग फिक्सचर। तो उसके साथ कंसोल हो जाए, अगेन लाइटर टोन्स ज़्यादा मेक्स द एंटायर थिंग बहुत ज़्यादा वो पुट टुगेदर लगती है। तो ये आपको इस शदीद गर्मी में जो हम कहते हैं ना एक ठंडा एहसास होना चाहिए, घर जाएं तो आपकी आंखों को सुकून सा महसूस हो। ये वो सब चीज़ें हैं जिससे आप अपने घर जाएं तो आपको ये चीज़ें बड़ी रिलैक्स सी फील हो सकती हैं। बाकी हर किसी की अपनी चॉइस होती है, हर कोई अपनी स्पेस को अपने तरीके से यूटिलाइज करना चाहता है। लेकिन ये तो कुछ सजेशंस थी जो आपके साथ हमने शेयर की। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। शहर लाहौर, इसे बागों का शहर कहा जाता है। यहाँ के बागों की सूरत हाल क्या है? अच्छा, लोग थोड़ी सी शिकायत ये करते थे कि वो जो घरों के बाहर मुख्तलिफ इलाकों में बाग थे वहाँ पर झूले लगे होते थे। PHA की तरफ से बड़ा अच्छा काम किया गया था, लेकिन अभी वो नहीं नज़र आ रहा। उस पर क्या हिकमत अमली है? शहर की ग्रीन बेल्ट्स और शहर में कितने जो हैं वो दरख्त लगाए गए हैं, क्योंकि दरख्त लगेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट साफ़ होगा। ये स्मॉग जो हमें अब पहले एक स्पेसिफिक सीज़न में होती थी, अब हमें तकरीबन ऑलमोस्ट पूरे साल में ही इससे गुजारा करना पड़ रहा है। तो माहौल को साफ़ सुथरा रखने में ये जो हमारे फूल पौधे दरख्त हैं इनका बहुत बड़ा किरदार होता है। सो PHA किस तरह से इस पर काम कर रहा है? ग्रीन बेल्ट्स, अब हालिया बारिशें जो हुई और फिर आगे जिनकी प्रेडिक्शन है, अगर ग्रीन बेल्ट्स प्रॉपर तरीके से बनी हो और यहाँ पर पानी इनके अंदर चला जाए तो ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह भी जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। सो ग्रीन बेल्ट्स को लेकर जो है वो PHA किस तरह से काम कर रहा है शहर में दाखिली खारजी रास्तों पर बड़ी खूबसूरती से हमने देखा था माजी में। अब PHA की वहाँ पर हिकमत अमली क्या है, और इसके साथ साथ हम ज़रूर बात करेंगे जो अपकमिंग इवेंट्स हैं उसके हवाले से PHA की क्या तैयारियाँ चल रही हैं। DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा ओवरऑल अभी जो PHA में तमाम वर्किंग चल रही है उस पर रोशनी डाल दीजिए। देखिए, अभी PHA जो है कि वो हमने जितने भी हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स थे उन सारों को हम रिहेबिलिटेट कर चुके हैं, जिसमें हमारे 5 मेजर पार्ट्स हैं और तकरीबन 300 के करीब जो छोटे पार्ट्स हैं वो उनकी रिहेबिलिटेशन ज़रूरी थी। तो अभी PHA ने उनको रिहेबिलिटेट किया है। वो भी एक आपको पता ज़रूरी चीज़ थी, उसके बगैर जो पुरानी चीज़ें हैं वो ग्रेजुअली जो है ख़त्म हो चुकी हैं। उसमें जो मेजर जो चीज़ें थी उसमें जैसे हमारे डांसिंग फाउंटेन थे, ग्रेटर इकबाल पार्क में पूरा रीवैम्प किया उसको हमने, जितने फाउंटेन थे, बोटेनिकल गार्डन जो था जल्लो में, वो इन सारी चीज़ों को हमने रीवैम्प किया है। जी ठीक है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि लोग शिकायत बड़ी करते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में आपको पता है जो घरों के सामने पार्क्स हैं वहाँ पर झूले वगैरह होते थे। लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों को चले सस्ती तफरी थोड़ी मिल जाए, कुछ टाइम घर से बाहर निकल के, क्योंकि गर्मी इतनी है शाम के टाइम अगर बच्चे खेलना चाहें तो उन पार्क्स में सहूलियात के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंप्लेंट जो बिल्कुल जायज़ थी, क्योंकि जो हमारे इंजीनियरिंग के काम होते हैं, हॉर्टिकल्चर का काम तो चलता रहता है, लेकिन जिन इंजीनियरिंग के काम है उनमें ग्रेजुअली जो है कि वो डिटीरिएशन आती है और उनको आपको स्विंग्स हो या दूसरी चीज़ें हो इलेक्ट्रिकल, उनको हमें मेंटेन रिहेबिलिटेट करना पड़ता है। इसके अलावा प्रॉपर सफाई सुथराई। जी जी बिल्कुल। तो इसमें हम 300 जो कम्युनिटी पार्क जिनको आप कहते हैं वो हम रिहेबिलिटेट कर चुके हैं। उनके जो उनमें जो मेजर चीज़ें हैं वो लाइट्स जो है पार्क्स की, फिर उसका जो इरिगेशन सिस्टम है, फिर बच्चों की जो प्ले आइटम्स हैं या बाउंड्री वॉल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है कि 300 की हम कर चुके हैं। हमारे पास अराउंड जो है कि वो 900 के करीब पार्ट्स हैं और इंशाल्लाह जो है बाकी का भी
टेंडर हो चुके हैं और इस साल में हम तकरीबन 830 पार्ट्स रिबिलिटेट कर दें। ठीक है, शहर के कुछ बड़े पार्ट्स की सूरत हाल, वहाँ पर लोग किस तरह से आते हैं? अगर हम गुलशन इकबाल पार्क की बात कर लें, जिलानी पार्क की, तो यहाँ बड़ी तादाद में हम देखते हैं वीकेंड्स पे लोग आते हैं। किस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है सेटिंग का इंतज़ाम, और फिर इसके अलावा वॉशरूम्स की सहूलियात? बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर वॉक करने की गर्ज से भी आते हैं, सो शहरियों को फैसिलिटेट करने के लिए क्या क्या इंतजाम हैं? देखिए, हम आपको पता है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन जो है कि वो उसका तो आपको पता कितना ह्यूज नंबर है लाहौर में, और इसी तरह जो हमारे यूज़र्स हैं इन फैसिलिटीज़ के, फ्री फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है इनकी, जो हमारे स्पेशली वॉशरूम्स हैं या इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनको मेंटेन रखना। और मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि हमने अभी जितने मेजर पार्ट्स हैं उनके भी ये जितनी फैसिलिटीज़ हैं उनको रीडू किया है, लाइटिंग बेहतर की है। जिलानी पार्क में जो है कि वो नया हमने EPDM ट्रैक लगाया है, और बाकी जो पार्ट्स हैं, अभी गुलशन इकबाल पार्क में जो है वॉकिंग ट्रैक नहीं था, अभी उसकी लाइट्स जो है कि वो रहती हैं, वो भी कंप्लीट होने के करीब है। तो हमने काफ़ी ज़्यादा जो है कि वो फैसिलिटीज़ जो है कि वो प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। इसके अलावा अभी जो समर में स्पेशली जो आपको वाटर की ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को बड़ा इस चीज़ पे जो है वो मोटिवेट करते हैं कि अपने घरों में पौधे लगाएं। कमर्शियल नर्सरीज बनने जा रही थी, कहाँ तक पहुँच है? देखिए, कमर्शियल नर्सरीज हमारी एक कमर्शियल नर्सरी बन चुकी है और एक फ्लावर शॉप बन चुकी है, और उसके जो बैक एंड पे जो है, जो इसकी सप्लाई के लिए हम मरी में बोटेनिकल गार्डन और अपनी नर्सरी बना रहे हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस ईयर में कंप्लीट हो जाएगा। और इस साल में ही हम इंशाल्लाह ट्यूलिप की भी एग्जीबिशन लाहौर में लगाएंगे विंटर में। तो ये एक पूरा जो बड़ा अच्छा हमने मैकेनिज़्म डेवलप कर लिया, और 2 फर्दर जो है कि वो शॉप जो है कि वो फ्लावर शॉप हम डेवलप कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये फ्लावर शॉप जो है कि वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। आपको नहीं लगता कि हमें उन दरख्तों पौधों को जो हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हैं, नीम के दरख्तों के, उनको हमें ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए? हम वो वाले पौधे और फूलों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं जो हमें सीज़न के लिहाज से ज़्यादा फलते फूलते नज़र नहीं आते हैं। सो इस पे लोगों को भी एजुकेट करना और ख़ुद भी हमें इस तरफ ज़्यादा आना है। देखिए, इसमें आपको वो नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो हॉर्टिकल्चर है वो 2 तरह का है। एक हॉर्टिकल्चर है हमारा जो पार्क्स के अंदर हम करते हैं, उसमें हम 2 तरह की जो फॉरेस्टिंग है वो 2 तरह की कर रहे हैं। एक मियाँ की फॉरेस्टिंग कर रहे हैं और एक अर्बन फॉरेस्टिंग, और दोनों की बेसिक जो कंडीशन ये है कि आपके अगर आपने क्लस्टर में प्लांट्स लगाने हैं तो आपके प्लांट्स नेटिव होने चाहिए। दूसरी जो आपको पता है कि आपका हॉर्टिकल्चर जो है कि वो है ग्रीन बेल्ट से रिलेटेड। अब आप पुराने दौर की ग्रीन बेल्ट देखें, आप विड्थ देखें, सेंट्रल जो मीडियन है माल ऑफ लाहौर, माल रोड का देखें कितनी उसकी विड्थ है, उसमें आप जो है पीपल भी लगा सकते हैं, दूसरे सारे। उसी तरह आप जेल रोड का देखें, उसकी क्या विड्थ है। तो बेसिकली जो है कि वो इम्प्रोवाइज हमें करना पड़ता है देख के कि ग्रीन बेल्ट की जो है विड्थ कितनी है, तो ये ना हो कि वो हैजर्ड जो है बन जाए ट्रैफिक के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें पाम और इस तरह की जो वैरायटीज़ जो है उन पे जाना पड़ता है, और कंटेम्प्ट टुवर्ड दीज फॉरेन प्लांट्स वो जायज़ है, लेकिन कुछ जगहों पे मजबूरी में हमें लगाने पड़ते हैं। ग्रीन बेल्ट्स का आपने जिक्र किया, तो आपको नहीं लगता कि जो ग्रीन बेल्ट्स अभी भी रोड से ऊपर है उनको अगर लेवल पे ले आए तो बारिश से पानी हमारा महफूज हो जाएगा? काफ़ी ज़्यादा ग्रीन बेल्ट्स बारिश से नीचे कर दिए हैं, और अभी हमारी जो रिसेंट कमिश्नर ऑफ साहब के पास मीटिंग हुई थी और हमने उसमें वासा को ऑफ़र किया है कि वो पार्ट्स जो हमारे पास जो कम्युनिटी पार्ट्स हैं जहाँ पे डूंगी ग्राउंड डेवलप हो सकती हैं, तो वहाँ पे हम डूंगी ग्राउंड भी डेवलप कर देते हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो हमारी ग्रीन बेल्ट्स हैं वो रोड से नीचे हो भी चुकी हैं। सही। इसके अलावा मुझे बता दीजिएगा, हमने माजी में देखा शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर बड़ा ज़बरदस्त काम होता था, तो उस पर अभी क्या आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इससे रिलेटेड? अभी भी आप देखें ना, विंट्री आपकी सगियाँ वाली है, वहाँ पे बड़ा अच्छा काम हुआ। शादरा पे जो है कि वो एंट्री पे बहुत कम प्लांटेशन थी, वहाँ पे उसको हमने बहुत ब्यूटीफाई किया है, और प्लांटेशन भी है, फिर वहाँ पे फाउंटेन भी लगाए हैं, वहाँ पे जहांगीर के टॉम का मीनारा। इसी तरह जो अभी हमारी ये जब बंद रोड वाला काम कंप्लीट होता है तो उसके बाद यहाँ पे भी वी विल कम अप विद वेरी गुड डिज़ाइन इंशाल्लाह। सही। अगर हम जेल रोड की गुलबर्ग की बात करें तो हमने तो रोशनियों का शहर कराची को सुना था, आजकल लाहौर में वो रोशनियाँ नज़र आ रही हैं,
और वो अक्सर कहते थे बत्तियां देखने के लिए लोग जाएं तो लाहौर चले। ये क्या ये वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया है? तो ये कोई इवेंट भी नहीं है, तो इसको रोशन करने की क्या वजूहत है? देखिए, इसमें पहले टेम्परेरी जो हम लाइटिंग करवाते होते थे कॉन्ट्रैक्टर से, और वो चंद दिनों के लिए अभी तो होते अच्छी थे, खासी ज़्यादा है। लेकिन उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो इस हमने जो है कि अब अपनी लाइट्स जो है वो परमानेंट लगाई हैं, और सिर्फ पोश एरियाज़ में नहीं है ये। अगर आप जो है अगर जाएंगे मीनार पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, उस साइड पे भी है, पीछे दरोगा वाला की तरफ जो है कि वो एरिया गवर्नमेंट का जो है, और चीफ मिनिस्टर का ये था कि स्पेशली वो एरिया जो कि डाउन ट्रोडन एरिया जहाँ पे को निगलेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पे ज़्यादा लाइटिंग और ज़्यादा जो है कि वो आप हॉर्टिकल्चर का काम वहाँ पे ज़्यादा करें। सही। सो मुझे ये बता दीजिएगा कि आजकल हमें बोर्ड्स बड़े हर जगह पे आवेज़ा नज़र आ रहे हैं, जो कि माजी में थोड़े कम थे। तो ये जो बिल बोर्ड्स हैं, इनको बढ़ाने की क्या वजूहत हो सकती हैं, और इससे क्या अच्छा खासा रेवेन्यू भी मिल रहा है? देखिए, हमारे जो प्राइवेट जो बिल बोर्ड है वो तो लगे हुए हैं प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा लगे हुए हैं, और ऑब्वियसली उससे रेवेन्यू जो है कि वो बढ़ता है। हमारा जब मैंने ज्वाइन किया था तो रेवेन्यू करोड़ों में था। अब हमारा जो इस साल में हमारा रेवेन्यू 2.5 अरब है। हमारी जो हमने एस्टिमेट किया था या हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो थी 2 अरब 30 करोड़ की, लेकिन हम जाएंगे 2 अरब 50 करोड़ पे। तो और नेक्स्ट ईयर इससे भी ज़्यादा जाएगा। लेकिन अभी हम जो है कि वो बाकी जो हमारा है कि किसी किस्म की ग्रीन बेल्ट पे अभी जो डिजिटल के अलावा हम एडवर्टीजमेंट की इजाज़त नहीं देंगे। ठीक है, बारिशों की प्रेडिक्शन है, तो ये क्या बारिशें पीएचए के लिए भी चैलेंजिंग होती है? बारिशें जो है कि वो हमारे लिए तो इतनी चैलेंजिंग नहीं होती। ठीक है। हमारे लिए तो ये बड़ा ही जो आइडियल वेदर होता है। हमारी प्लांटेशन जो है इसमें जो हम मैक्सिमम करते हैं। फिर इसके अलावा हमारा जो लास्ट मंथ था वो बड़ा हार्श था, उसमें हमारे जो लॉसेस जो है कि वो काफ़ी ज़्यादा जो फ्लावर्स के और प्लांट्स के होते हैं। तो ये 2 मंथ तो जो है कि आइडियल हैं पीएचए के लिए। ठीक है। मैं ये समझती हूँ कि हमें कुछ लोगों को भी गाइड करना है। पीएचए को टाइम टू टाइम ऐसे इवेंट्स कराने हैं, कुछ गेट टुगेदर्स कराने के, लोगों को बताएं कि ये अगर हम घरों में अपने पौधे लगाते हैं, दरख्त लगाते हैं, उनकी अहमियत क्या है, और कौन कौन से ऐसे फूल पौधे हैं जो जल्दी फल फूल जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे गेट टुगेदर्स होने चाहिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए? देखिए, इसमें बिल्कुल होनी चाहिए, और हमारी जो है वो क्लासेस होती भी हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो है कि वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट लैंड पे ट्री लगाना जो है कि वो इससे आपका जो है किसी सूरत में प्लांटेशन या ग्रीन एरिया जो है कि वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। अब हमारे पास प्राइवेट हाउसेज़ में या प्राइवेट जगहों पे बिल्कुल ट्री प्लांटेशन है ही नहीं, और अगर ये ट्री प्लांटेशन नहीं होगी तो गवर्नमेंट एरिया जो है हार्डली जो है वो लाहौर का 5% 6% होगा, बाकी तो सारा प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है। और ट्रेंड यही है कि जो अभी भी जो हमने ट्री प्लांटेशन मैक्सिमम कर चुकी जो 1% के करीब है लाहौर में, वो सारी गवर्नमेंट एरिया पे है। कुछ मुश्किलात जो पीएचए को खुद फेस करनी पड़ रही हैं, आपके पास मालियों की कमी हो या फिर तनख्वाहों में मसाइल, या सब चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट? नहीं, हमारे पास अभी अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो भी पूरी है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो रिसोर्स हम मांग रहे हैं वो मिल रहे हैं। हमारी अपनी जो रेवेन्यू जनरेशन भी काफ़ी हो चुकी है, और इस तरह के कोई भी मसाइल हमें नहीं है। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान हमारे ये, एक तो हम मरी में आपको पता है बोटेनिकल गार्डन जो है कि हमारा फ्यूचर प्लान जो है वो बेसिकली जो है इज़ मॉडर्नाइजेशन और टू ग्रो विद द टाइम। अगर जो इसी तरह हम एक पुरानी पेस के साथ या पुरानी चीज़ों के साथ चलते रहे तो ग्रेजुअली रिडंडेंट हो जाएंगे। तो हम अभी मॉडर्नाइज कर रहे हैं, इसमें जो फ्लावर शॉप्स लेके आ रहे हैं, हम बोटेनिकल गार्डन लेके आ रहे हैं, मरी में जो है कि वो बैकअप स्पेस जो है वो बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, फिर इसके अलावा कंसल्टेंट जो है कंसल्टेंसी की तरफ जा रहे हैं, और जो माली जो है उनको ट्रेन कर रहे हैं। जैसे ये आर्ट है बोनसाई बनाने का है, इस तरह के जो मॉडर्न आर्ट हैं इसमें हॉर्टिकल्चर में, उनसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ताकि ये जो हम टाइम के साथ मॉडर्नाइज हों। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे लाहौरियों को? देखिए, मैसेज यही है कि ये जो 2 मंथ है बड़े प्रीशियस हैं और प्लांटेशन के लिए आइडियल हैं। और हाल में जो है कि अगर इनर्जी कंजम्पशन को आप कम करना चाहते हैं, AQI को आप नॉर्मल करना चाहते हैं, आप टेम्परेचर को नीचे लेके आना चाहते हैं, तो आपको प्लांटेशन करनी पड़ेगी। और क्योंकि ये गवर्नमेंट की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है कि वो प्लांटेशन करे,
ये सारों की जिम्मेदारी है। हम तो गवर्नमेंट का एक लिमिटेड एरिया है, उसमें जो है कि गवर्नमेंट हमें दे भी रही है और हम करेंगे इंशाल्लाह। और हम सबको मिलकर ही अपने शहर को, अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखना है। आप लोगों से गुजारिश ये है कि जो लोग पार्क्स में जाते हैं वो ज़रूर वहाँ पर जो है जो चीज़ें मौजूद हैं उनको एंजॉय करें, तस्वीरें उतारें, लेकिन ख़राब मत करें। इसके साथ साथ सफाई सुथराई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपका शहर खूबसूरत रहेगा तो आपके लिए जो है वो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा। थैंक यू सो मच आपके जी, थैंक यू। सो हमारी और आपकी मुलाकात अब कल होगी, लेकिन आपकी सजेशन, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूर हमारे साथ वो शेयर कीजिए, अगर कोई टैलेंट है वो भी शेयर कीजिए, अगर आपकी बर्थडे है वो भी शेयर कीजिए और प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।